नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम रीड टेस्ट सीरीज़ की एक नई श्रृंखला के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप सबको पता है कि रीड की परीक्षा तिथि में परिवर्तन हो गया है। 20 जून तारीख आगे बढ़ चुकी है, लेकिन आपको इस चीज़ से डिमोटिवेट नहीं होना है। जो विद्यार्थी निरंतर अभ्यास में लगे हुए थे, उन्हें अपनी तैयारी को छोड़ना नहीं है, बल्कि अपनी तैयारी को एक नया आयाम, एक नई दिशा, एक नई मजबूती प्रदान करनी है। चाहे मार्ग में कितनी भी बाधाएं आ जाए, लेकिन हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। इसलिए इस डेट के परिवर्तन से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बल्कि ये सोचिए कि एक रिवीजन करने का हमें और अवसर मिल गया है। नए विद्यार्थी जुड़ेंगे तो नए विद्यार्थियों के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर आ गया, क्योंकि 2.5 महीने का जो ये समय है, ये कहीं ना कहीं आपको इस कंपटीशन में वापस स्टैंड अप करने का एक चांस देता है। और इस चांस का अगर आप उपयोग करते हैं तो आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति जो अपने इस अवसर का सही तरीके से सकारात्मक दृष्टिकोण से उपयोग कर लेता है, वह हमेशा सिलेक्शन को प्राप्त करके रहता है। इसलिए साथियों, बिल्कुल भी माइंड में नेगेटिव चीज़ें मत आने दीजिएगा। और बहुत अच्छा हुआ कि ये चीज़ें आगे बढ़ी है, क्योंकि इससे हमें अभ्यास करने के बहुत नए अवसर प्राप्त हुए हैं। तो इसी क्रम में हम जो है आगे बात करेंगे। आज नए टेस्ट सीरीज के जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो गोल्डन क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने का, उनको समझने का कि आखिर ये उत्तर किस प्रकार से आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले सवाल की। पहला सवाल आप सबके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है। समय को ज़्यादा व्यर्थ न गवाते हुए इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहला सवाल है, किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका इनमें से कौन सा है। यानी आपके सामने 4 विधियां रखी हुई है और इन 4 विधियों में से आपको बताना है कि कौन सी शिक्षण विधि जो है वो विकासात्मक मनोविज्ञान में सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। पहली है तुलनात्मक विधि, दूसरी है विकासात्मक विधि, तीसरी है सांख्यिकी विधि और चौथी है मनोविश्लेषणात्मक विधि। कंपैरेटिव मेथड, डेवलपमेंटल मेथड, स्टैटिकल मेथड और साइको एनालिटिकल मेथड। इसमें से सही उत्तर है विकासात्मक विधि, और जिसके जनक जीन पियाजे हैं। इस चीज़ को मैं बार बार बता चुका हूँ कि जीन पियाजे ने जो है विकासात्मक विधि की अवधारणा प्रस्तुत की थी। और इसके अंतर्गत हमने ये जान रखा है कि विकास के अध्ययन की एक विधि अनुदैर्ध्य विधि होती है, एक होती है अनुप्रस्थ विधि और एक होती है जिसमें अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों विधियों का समावेश एक साथ किया जाता है। और हमने ये समझा था कि एक में आयु का अध्ययन जो है वो समय के साथ बढ़ते रहने पर किया जाता है लॉन्गिट्यूडिनल में, और ट्रांसवर्स जो मेथड होता है यानी अनुप्रस्थ विधि जो होती है विकास के अध्ययन की, इसमें आप एक ही समय पर अलग अलग आयु के बालकों को एक साथ रखते हुए एक ही समय में सभी प्रकार की अवस्थाओं का अध्ययन कर लेते हैं। तो ज़्यादा इसके बारे में अभी डिटेल में हम चर्चा नहीं कर सकते, समय सीमा के कारण मुझे एक्सप्लेनेशन को शॉर्ट करना पड़ता है। लेकिन आपको जो है ये थोड़ी सी बात याद रख लेनी है कि विकासात्मक विधि के जनक पियाजे हैं और विकासात्मक विधि ही वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे श्रेष्ठ विधि है। उसके बाद में दूसरा सवाल साइंस के दृष्टिकोण से भी है और हमारे व्यक्तित्व की यूनिट के अंतर्गत इसका जो है वो उल्लेख है। सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन है ये हमारा, पीयूष ग्रंथि को प्रधान ग्रंथि कहने का कारण क्या है। यह नर्वस सिस्टम में रहती है, यह ग्रोथ को नियंत्रित करती है, यह एंडोक्राइन ग्लैंड की गतिविधियों को नियंत्रित करती है और यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को कम कराने की जिम्मेदारी लेती है। हालांकि ये सारे ऑप्शन कहीं ना कहीं तर्कसंगत रूप से यहाँ सही बैठ रहे हैं, लेकिन हमें इसमें से वह प्रश्न ढूंढना है जो वह ऑप्शन सही ढूंढना है जो प्रश्न से संगत है। यानी पीयूष ग्रंथि को हम सबसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहने का रीज़न आप सबको पता है कि यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। और आपको ये भी पता होगा कि हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, यानी पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल हाइपोथैलेमस रखता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। उसके बाद तीसरा सवाल आप सबके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है, आप सब पढ़ेंगे इस सवाल को। निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। ये हमारी अधिगम नामक यूनिट का प्रश्न है और चौथी यूनिट है। तो इसमें से जो है वो कौन कौन से ऑप्शन हैं जो आपको ये लग रहे हैं कि अधिगम को प्रभावित करते हैं। पहला है शिक्षार्थी की परिपक्वता, क्या एक स्टूडेंट की मैच्योरिटी अधिगम को प्रभावित करती है। शिक्षार्थी का उत्प्रेरण यानी व्यक्ति का मोटिवेशन लेवल जो है क्या वो अधिगम को प्रभावित करता है।
क्या टीचर की जो टेक्निक्स होती है क्या वो अधिगम को प्रभावित करती है, या शिक्षक का जो शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य है क्या वह अधिगम को प्रभावित करता है क्या। तो ये जो चारों ऑप्शन है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, कहीं ना कहीं अधिगम को प्रभावित करते हैं। इसलिए बहुत सरल सा प्रश्न था, मैं समझता हूँ कि इसके बारे में आपको ज़्यादा जो है कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आगे चौथा प्रश्न हमारी 5वीं यूनिट का है, जो क्रियात्मक अनुसंधान टॉपिक से लिया गया है। क्रियात्मक अनुसंधान किस पर बल देता है, तात्कालिक अनुप्रयोग यानी इंस्टेंट एप्लीकेशन पर, सिद्धांतों के निर्माण पर यानी थ्योरी फॉर्मेशन पर, सामान्य अनुप्रयोग पर यानी जनरलाइजेशन पर, और सामान्य वातावरण में समस्या समाधान पर। तो ये बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। आप सबने अगर क्रियात्मक अनुसंधान को समझा है तो इस प्रश्न को निश्चित रूप से आप सरल कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। और आपने इस जब क्रियात्मक अनुसंधान का वर्णन पढ़ा होगा तो वहाँ आपने ये सोचा होगा, समझा होगा कि यहाँ परिस्थितियाँ तात्कालिक रूप से पैदा होती है, इसलिए परिस्थितियों की कोई योजनाएं पहले से पूर्व निर्धारित नहीं होती है। जैसे ही इंस्टेंट कोई आपके सामने प्रॉब्लम आई, आप इंस्टेंट ही उसका सॉल्यूशन करना शुरू कर देते हैं, न कि कोई दीर्घकालिक उपकरण नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान एक इंस्टेंट उपकरण है, इसलिए समस्या आते ही उसके बारे में समाधान भी तत्काल किए जाते हैं। तो बिल्कुल सरल सा प्रश्न था। 5वां सवाल आपके सामने मैंने रख दिया है। 5वां सवाल है कि किस प्रकार का सिद्धांत ये प्रस्तुत करता है कि विकास इन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशानुगत है। यानी कहने का मतलब ये है कि वंशानुगत पर या जीन पर फोकस करने वाला सिद्धांत इनमें से कौन सा है। एक नियतिवादी सिद्धांत फैटलिज्म थ्योरी, एक सामाजिक सिद्धांत सोशल थ्योरी, एक प्राकृतिक सिद्धांत नेचुरल थ्योरी, एक पालन पोषण सिद्धांत न्यूट्रिशन थ्योरी। तो इसमें से सबसे अच्छा जो सिद्धांत है वो दिखती बात है, मैंने आपको पहले कहा था कि जहाँ भी वंशानुक्रम आता है उसके लिए एक शब्द आता है प्रकृति। कौन सा शब्द आता है? प्रकृति। यानी कि जो हमारा नेचर है, हमारा जो नेचर है वो हमारा वंशानुक्रम है। तो वंशानुक्रम के लिए प्रकृति और वातावरण के लिए पोषण शब्द आता है। तो कहीं ना कहीं ये वातावरण शब्द को चिन्हित करता है और ये वंशानुक्रम को चिन्हित करता है। सामाजिक शब्द वंशानुक्रम को चिन्हित करता है, नियति भाग्य को चिन्हित करता है। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं दिखती बात है कि इस सवाल को हम आसानी से सॉल्व कर सकते थे और इसका सही जवाब होगा नेचुरल थ्योरी। उसके बाद अगला छठा प्रश्न आप सबके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है। किस प्रकार का पालन पोषण भावात्मक अलगाव की विलक्षणता है। तो दिखती बात है कि किस प्रकार के पालन पोषण से हम भावात्मक रूप से दूसरे व्यक्ति से अलग हो जाएंगे। असंबद्ध पालन पोषण, आधिकारिक पालन पोषण, दोहरा पालन पोषण या एकल पालन पोषण, अनरिलेटेड अपब्रिंगिंग, ऑथेंटिक अपब्रिंगिंग, डबल अपब्रिंगिंग या सिंगल अपब्रिंगिंग। तो इसमें से सही उत्तर दिखती बात है कि अगर रिलेटेड नहीं होगा हमारा अपब्रिंगिंग, यानी कि हम दूसरे लोगों से अगर असंबद्ध लगाव जो है वो असंबद्ध पालन पोषण जो प्रस्तुत करेंगे तो वही कहीं ना कहीं भावात्मक रूप से हमें बिखेर देगा। उसके बाद आता है 7वां सवाल आपके सामने है। 7वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने वाले कौन कौन सी चीज़ें हैं। क्या दंड से सार्थक अधिगम होता है? नहीं होता है। सहयोगात्मक अधिगम से होता है? बिल्कुल होता है। तीसरा है सतत और समग्र मूल्यांकन से? बिल्कुल होता है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन से, तुलना का और दंड का बिल्कुल भी सपोर्ट सार्थक अधिगम में नहीं किया जाता। इसलिए इसका उत्तर 1 2 3 4 होना संभव नहीं है, 2 3 4 होना भी संभव नहीं है। तो दिखती बात है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 और 3। तो 7वें प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? 3 नंबर। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 8वां प्रश्न बहुत सरल सा प्रश्न है। डगलस और हॉलैंड, पुरानी परीक्षाओं में पूछा हुआ सवाल है। डगलस और हॉलैंड के अनुसार संघर्ष शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ संघर्ष का मतलब जो है आपको ये मानसिक संघर्ष समझना है। हमारी साइकोलॉजी में संघर्ष का मतलब ही मानसिक संघर्ष है और मानसिक संघर्ष का मतलब है द्वंद्व या अंतर्द्वंद या जो है वो कन्फ्लिक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो मानसिक संघर्ष की जो ये अवधारणा है साथियों, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि नेगेटिव अवधारणा है और आपको ये दिख रहा है कि यहाँ तीनों ऑप्शन जो है वो नेगेटिव है। कष्टदायक दशा, विपरीत इच्छा, अनहोनी, ये सारे जो है वो इसमें आ जाते हैं। उसके बाद 9वां प्रश्न आपके सामने मैंने रख दिया है। रक्षात्मक युक्तियों का प्रयोग सामान्यतः एक व्यक्ति कौन से मन के द्वारा करता है? अचेतन मन के द्वारा, चेतन मन के द्वारा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। कितना सरल प्रश्न है, लेकिन आपने पता नहीं क्या किया इसका उत्तर
याद रखना, रक्षात्मक युक्तियों के पिता कौन है, रक्षात्मक युक्तियों की अवधारणा जो है वो विस्तृत रूप से किसने समझाई है, तो आप सबको पता होगा कि सिगमंड फ्रायड ने रक्षात्मक युक्तियों की अवधारणा को विस्तृत रूप से समझाया है। और सिगमंड फ्रायड किस मन पर बल देते हैं ये आप सबको पता होगा, सिगमंड फ्रायड अचेतन मन पर बल देते हैं। इसलिए इसका उत्तर बिल्कुल सिंपल हो गया, अचेतन मन पर बल देते हैं सिगमंड फ्रायड। और सिगमंड फ्रायड ने ही रक्षात्मक अवधारणाओं को विस्तृत रूप से समझाया है। यानी मनोरचनाओं को सबसे ज़्यादा डिटेल रूप से समझाने वाले वैज्ञानिक कौन हैं, सिगमंड फ्रायड है। और सिगमंड फ्रायड ने ये कहा कि व्यक्ति अचेतन मन के द्वारा मनोरचनाओं का निर्माण करता है। उसके बाद अगला प्रश्न आप सबके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है। 10वां प्रश्न है आप सबके सामने, सार्थक अधिगम किसको कहते हैं। अभी एक सार्थक अधिगम पर प्रश्न और आया और अभी अधिगम का मैंने एक और प्रश्न आपके सामने रख दिया। इस प्रश्न में मैंने पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, पियाजे, गुथरी इन सब के सवालों को डालना नहीं समझा, क्योंकि हम सब इनको पढ़ ही रहे हैं, लेकिन कुछ नई चीज़ें आपके सामने रखी है, कंसेप्चुअल रूप से सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो सार्थक अधिगम क्या होता है, बिल्कुल सरल सा प्रश्न है आपके सामने। निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचना का सक्रिय निर्माण, उद्दीपक और उत्तर के बीच युग्मन, वयस्क और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण। तो दिखती बात है, कोई भी अधिगम सार्थक तब होगा जब वास्तव में बच्चा खुद ज्ञान का क्या कर सकेगा, निर्माण अपने तरीके से कर सकेगा। जब व्यक्ति अपने तरीके से ज्ञान का निर्माण कर देता है तो उसे सक्रिय अधिगम कहा जाता है। और वास्तव में अधिगम सक्रिय ही होता है, न कि अधिगम हस्तांतरित होता है। तो अधिगम हस्तांतरणीय नहीं है, अधिगम हस्तांतरणीय तो होता है, लेकिन कहने का मतलब है हम किसी दूसरे से हस्तांतरित करके अनुभव प्राप्त करें, इससे अच्छा खुद अनुभव से प्राप्त करें तो वह ज़्यादा सार्थक होता है। तो हस्तांतरण सार्थक नहीं है, बल्कि निजी अनुभवों से प्राप्त किया गया अधिगम सार्थक होता है। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है वो कहीं न कहीं हस्तांतरण की अवधारणा आ रही है, लेकिन यहाँ हस्तांतरण की नहीं आ रही है। और ऐसी अवधारणा हमें निर्मितवादी सिद्धांत में बहुत ज़्यादा दिखाई देने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगला 11वां प्रश्न आप सबके सामने मैंने रख दिया है। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो ये सवाल भी आपके सामने बहुत अच्छा सवाल है। आप अधिकतर स्कीम विकेंद्रीकरण इन चीज़ों को रटते हैं, लेकिन क्या आपने इस प्रश्न को कभी इतना बेसिक चीज़ से समझा है कि नहीं समझा। क्योंकि कई बार हम बहुत डीपली चले जाते हैं, हमारे पास किताबों में इतना डेप्थ में मैटर होता है कि हम उसको इतना डीपली पढ़ लेते हैं कि हम बेसिक चीज़ों को सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे सवाल जो आएगा वो एकदम ऊपरी तौर पर आएगा, बेसिक तौर पर आएगा। हमें कोई PhD लेवल के सवाल हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। हम भटक जाते हैं कई बार हमारे सवालों को देख करके कि क्या हम इतना डीपली पढ़ें क्या। लेकिन ये ध्यान रखना, मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में जो भी सवाल डाला है वो डीपली बिल्कुल नहीं है, वो फंडामेंटल सवाल है, वो बेसिक सवाल है, वो हमें याद होने चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि हम किताबों में पढ़ लेते हैं, तब हम बहुत डेप्थ में चले जाते हैं, तब हमें लगता है कि यार हमने इतना पढ़ा लेकिन ये फिर भी नहीं आया, तो क्या ये और डीप में है, और डीप में नहीं है। आप डीप में गए लेकिन वो चीज़ ऊपर की ही थी। ठीक है, उसके बाद में अगला, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में भाषा के तो पियाजे बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बोला था, ज़्यादा से ज़्यादा चौथी अवस्था में समर्थन कर लेते हैं। पुनर्बलन पे स्किनर ने समर्थन किया, बंडूरा ने अनुकरण पर समर्थन किया है। तो दिखती बात है कि विश्व के साथ अनुभव पर समर्थन किसने किया है, जीन पियाजे ने किया है। और आप सबको पता होगा कि इसलिए जीन पियाजे की जो विचारधारा है उसको अंतःक्रियावादी विचारधारा कहते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को अंतःक्रियावादी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। और वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि वहाँ पर यही बात बोली गई है कि हर बच्चा जो है वो इस विश्व से जो अंतःक्रिया करता है वो अपनी खुद की एक विशिष्ट अंतःक्रिया होती है। हर बच्चा दुनिया से एक विशिष्ट अंतःक्रिया करता है, इसलिए हर बच्चे का जो अनुभव होता है वो अपना एक विशेष अनुभव होता है। यानी हर व्यक्ति का अनुभव अपना एक अलग अनुभव होता है। 500 बच्चों को पढ़ाने के बावजूद 500 बच्चे एक जैसे अंक इसीलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि 500 बच्चों की अंतःक्रियाएं विशिष्ट है और उनके अनुभव भी क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। तो ये अंतःक्रियावादी विचारधारा में कहा गया है। उसके बाद 12वां प्रश्न आप सबके सामने मैंने रख दिया है, बुद्धि परीक्षणों का उपयोग नहीं किया जाता है। बुद्धि परीक्षणों का उपयोग नहीं किया जाता है। 12वें प्रश्न का उत्तर है,
किस चीज़ के लिए नहीं किया जा सकता है? अधिगम की तत्परता के मापन के लिए, मानसिक स्वास्थ्य को पहचानने के लिए, मानसिक वृद्धि के अध्ययन के लिए, व्यावसायिक निर्देशन के लिए। बहुत सरल सा प्रश्न है, आप सबने उम्मीद करता हूँ सही किया होगा। 12वें प्रश्न का उत्तर है 2। 13वां प्रश्न गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से लिया गया है, बुद्धि नामक टॉपिक से बनाया गया सवाल है। एक मूर्तिकार को सफल होने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है? कितना सरल प्रश्न है, क्या हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करें? संगीतात्मक बुद्धि होती है कि स्थानिक बुद्धि होती है कि पारस्परिक बुद्धि होती है, भाषा संबंधी बुद्धि होती है? तो दिखती बात है कि इसमें सेप्टियल बुद्धि होती है। और आप सबको पता होगा कि भाषा संबंधी बुद्धि जो है वो एक लेखक में हो सकती है, एक समाज सेवी में पारस्परिक बुद्धि हो सकती है, एक गीतकार में, संगीतकार में संगीतात्मक बुद्धि होती है, लेकिन एक मूर्तिकार में, एक नाविक में, एक पायलट में स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। 14वां सवाल है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना, यदि हमारे जीवन में कभी भी बाधा आती है और उसके कारण से हम जब लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, हमने अपना लक्ष्य तो बना लिया लेकिन हमारे लक्ष्य में बाधा आ गई। अब कईयों के लिए 2 महीने का जो समय आगे बढ़ा है तो ये बाधा के रूप में आया है, क्योंकि इतनी शानदार तैयारी कर रखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये समय उनके लिए कई बार अब बहुत भयंकर जो है वो चुनौतियों वाला हो सकता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन लेवल और ज़्यादा बढ़ सकता है उनका। तो ऐसी स्थिति में साथियों निराश नहीं होना है। मैंने क्या बोला? निराश नहीं होना है। हर बाधा को अवसर के रूप में लेना है, हर चुनौती को स्वीकार करके उसके सामने हिम्मत से डटना है, तभी हमें सिलेक्शन मिलता है। तो साथियों ये बाधा जो है वो निराशा उत्पन्न कर सकती है, तो इसे फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, क्योंकि कुंठा का मतलब ही निराशा होता है, तो कुंठा को नैराश्य या फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। उसके बाद 15वां सवाल है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारियों यानी ड्यूटीज़ का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है। अध्याय संख्या 4 के अंदर जो है विद्यालय और शिक्षकों के ड्यूटीज़ का उल्लेख किया गया है। तो ये बहुत सरल सा प्रश्न है। उसके बाद में अगला 16वां प्रश्न आप सबके सामने है। मानवतावाद के अनुसार अधिगम का उद्देश्य क्या है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मानवतावाद के जनक आप सबको पता है कि अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स जो है वो इसके मुख्य प्रवर्तक हैं। बहुत सारे प्रवर्तक हैं, लेकिन इन दोनों को सबसे महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। तो इसमें जो मैस्लो नामक वैज्ञानिक थे और जो रोजर्स नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत और अनुभवात्मक अधिगम का सिद्धांत। अनुभवजन्य अधिगम जो है वो रोजर्स का है, और स्व यथार्थीकरण के सिद्धांत में भी इन्होंने जो है कहीं ना कहीं ये बताया है कि अधिगम ऐसा होना चाहिए जिससे स्वयं की क्षमताओं का क्या हो सके? विकास हो सके। यदि हम खुद की क्षमताओं का विकास कर सके, अगर ऐसा अधिगम बच्चे को करवाते हैं तो बच्चे की वास्तविक अधिगम की परिपूर्ति होती है। और अगर हम किताबों को रटवाते हैं जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, केवल रटिए और किताब का लिखा हुआ माल कॉपी में लिख करके आ जाइए, ये कोई अधिगम नहीं होता है। ये मानवतावादी कहते हैं। यानी मानवतावादी कहते हैं कि किसी भी क्षमता को, अपनी कैपेसिटी को क्या कीजिए? बिल्डअप कीजिए, अपने स्किल को डेवलप कीजिए, ताकि आप जो है कभी भी भूखे नहीं मरेंगे, न कभी भी ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेट होंगे। आपको अपना काम बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो आपकी क्षमता के अनुसार है। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सबके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है। 17वां प्रश्न, अधिगम के लिए एक प्रारंभिक आकलन का प्राथमिक ध्येय क्या होना चाहिए? 5वीं यूनिट का सवाल है और इसमें आकलन से संबंधित प्रश्न पूछा है कि आकलन का प्राथमिक ध्येय क्या होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उपस्थिति की जांच करना कोई प्राथमिक ध्येय नहीं है। मुझे बच्चे की मेमोरी को टेस्ट नहीं करना है, मुझे बच्चे की हैंडराइटिंग को टेस्ट नहीं करना है। मुझे बस ये ध्यान रखना है कि कक्षा में जितने भी बच्चे हैं तो मेरे द्वारा पढ़ाए गए, मेरे द्वारा समझाए गए टॉपिक और उनके लर्निंग के बीच में कितनी जो है वो गैप आती है। यानी सीखने का जो अंतराल है वो समझना है कि हर बच्चा मेरे द्वारा बताई गई बात को फटाफट समझ पाता है या देरी से समझ पाता है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न बहुत सरल सा है। आप सब ने अगर बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। मेटा घटक, प्रदर्शन घटक और ज्ञान प्राप्ति घटक, 3 घटक बताए गए हैं। मेटा घटक,
प्रदर्शन घटक और ज्ञान प्राप्ति घटक। ये तीनों घटक आपने किस सिद्धांत में पढ़े हैं? तो याद रखना ये स्टर्नबर्ग के त्रिचापीय सिद्धांत में पढ़े हैं। त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया है? स्टर्नबर्ग ने दिया है। और स्टर्नबर्ग के त्रिचापीय सिद्धांत को त्रितंत्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। तो त्रितंत्रीय सिद्धांत में इसका उल्लेख है। 18वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। उसके बाद अगला प्रश्न आप सबके सामने बहुत सरल प्रश्न है, आ चुका है पुरानी परीक्षाओं के अंतर्गत। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में क्या नाम है? तो बिल्कुल सिंपल सा है, आप सबको पता होगा कि 29 मार्च 2011 राजस्थान निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के बारे में आप सब जानते हैं। सेंट्रल के अंदर 1 अप्रैल 2010 है, लेकिन यहाँ 29 मार्च 2011। उसके बाद अगला 20वां प्रश्न आप सबके सामने रख दिया गया है। व्यवहारिक उद्देश्य की क्या विशेषता होती है? क्या वह अवलोकनीय और असीमित होता है, वह अवलोकनीय और परिमेय होता है, गैर अवलोकनीय होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? ये 5वीं यूनिट का सवाल है। शिक्षा से संबंधित जो उद्देश्य होते हैं वो अवलोकनीय होते हैं या गैर अवलोकनीय? पहली बात तो ये तो दिखती बात है कि अवलोकनीय होते हैं, इसलिए ये 2 ऑप्शन तो कट गए। उसके बाद असीमित होते हैं या सीमित होते हैं, तो ये याद रखना। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्य कितने बताए? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। और ज्ञानात्मक में भी 6 बताए, भावात्मक में भी 6 बताए और क्रियात्मक में भी 6 बताए। यानी 6 सीमित है या असीमित है? सीमित है। सीमित को कहते हैं रेशनल यानी कि परिमेय। तो कहने का मतलब ये है कि अवलोकनीय भी होते हैं और सीमित होते हैं, जिसके लिए रेशनल शब्द का या परिमेय शब्द का काम उपयोग में लिया जाता है। तो शैक्षिक उद्देश्य अवलोकनीय होते हैं और साथ में परिमेय होते हैं। उसके बाद अगला सवाल बहुत सरल प्रश्न है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का संबंध किससे है? व्यक्तित्व से, पढ़ने की दक्षता से, बुद्धि से, या कोई नहीं? तो बहुत सरल सा प्रश्न है। मुझे पता है आप सबने इसका उत्तर सही किया है और इसका उत्तर क्या है? बिने। अल्फ्रेड बिने फ्रांस के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये परीक्षण प्रस्तुत किया है 1905 में, और 1908 में मानसिक आयु नामक शब्द भी प्रदान किया है। 22वां प्रश्न, व्यक्तित्व को किस दृष्टिकोण के आधार पर मापा जाता है? इन ऑप्शनों में से तो एक ही ऑप्शन है नियमान्वेषी उपागम, लेकिन इसके अलावा भी उपागम है, जैसे भावात्मक या भावमूलक उपागम। ठीक है, भावमूलक उपागम। तो भावमूलक उपागम के मुख्य प्रवर्तक कौन है? आलपोर्ट है। और नियमान्वेषी के मुख्य प्रवर्तक आइजनैक है। अब ये होते क्या हैं, तो इसके बारे में थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, इसलिए यहाँ पर अभी आपको इतनी सी बातें याद रखनी हैं। हम आगे के प्रश्नों में और उम्मीद करूँगा कि इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। तो आलपोर्ट भावमूलक उपागम और आइजनैक नियमान्वेषी उपागम। कैटल प्रारूप उपागम। कैटल जो होते हैं वो शील गुण उपागम के बारे में भी चर्चा करते हैं, शील गुण के जनक कहलाते हैं। और साथ में कुछ और वैज्ञानिक भी हैं, जैसे कि हिप्पोक्रेटस वगैरह, ये प्रकारात्मक उपागम से संबंध रखते हैं। उसके बाद में अगला जो है सवाल बहुत सरल है। ऑर्थेटिक उपकरणों को मुख्य रूप से किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है? तो बहुत सरल सा प्रश्न है। ये कोई अंधों के लिए, बहरों के लिए उपयोग में लिया जाने वाला उपकरण नहीं है। जो हड्डियों से संबंधित जो रोगी है, जिनकी विकलांगताएं जो है, दिव्यांगताएं जो है, वो अस्थि जनित विकारों के कारण उत्पन्न हुई है, ऐसी विकलांगताओं से संबंधित जो उपकरण होते हैं वो ऑर्थेटिक उपकरण होते हैं। तो शरीर के अंगों को सपोर्ट देने के लिए ऑर्थोपेडिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ऑर्थोपेडिक शब्द जो है वो हड्डियों का ही है। तो दिखती बात है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई जो है संशय नहीं है। बहुत सरल प्रश्न था। अगला प्रश्न भी बहुत सरल है। आप थोड़ा सा अगर इस चीज़ को समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। किन शिक्षार्थियों को अपवादात्मक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? तो हमारे रीट के अंदर सिलेबस में लिखा हुआ है विशेष श्रेणी के बालक। क्या लिखा हुआ है? विशेष श्रेणी के बालक। और विशेष श्रेणी के बालक में हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, ये सारे लिखे हुए हैं। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ जो है कौन से बालक जो है वो विशेष श्रेणी में आते हैं? तो मंद बालक भी विशेष में आ गया, प्रतिभाशाली भी, धीमी गति से सीखने वाला बालक भी विशेष बालक में आ गया। और इन विशेष बालकों को ही
हम क्या कहते हैं, अपवादात्मक बालक कहेंगे। तो कौन सा बालक अपवादात्मक नहीं आएगा, जो साधारण बालक है, जो औसत बुद्धि का बालक है, वो कभी भी जो है वो इसमें नहीं आएगा। तो 90 से जो 109 तक की जो IQ है, 109.9 तक की जो IQ है, वो कहीं ना कहीं साधारण बालक में आती है। और साधारण बालकों को कभी भी जो है वो हम किस में काउंट नहीं करते हैं, तो याद रखना अपवादात्मक या विशेष बालकों में काउंट नहीं करते हैं। अब हमारे सामने 25वां प्रश्न आता है। वह आकलन जो पूरे पाठ्यक्रम के दौरान किया जाता है क्या कहलाता है? वह आकलन जो पूरे पाठ्यक्रम के दौरान किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, यानी प्रतिदिन किया जाता है। प्रतिदिन कौन सा आकलन किया जाता है? फॉर्मेटिव। तो इसका उत्तर क्या हो गया? रचनात्मक आकलन। तो बहुत सरल सा प्रश्न, 25वें प्रश्न का उत्तर 1 है। उसके बाद 26वां भी पिछड़े बालकों से संबंधित प्रश्न है, जो आपके विशेष योग्य बालकों से संबंध रखता है। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? तो बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। सिरिल बर्ट ने पिछड़े बालकों की अवधारणा देते पिछड़े बालकों की शैक्षिक लब्धि की अवधारणा देते हुए कहा कि जिनकी भी शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है वे बच्चे सदैव पिछड़े बच्चे माने जाते हैं। तो उसके लिए उन्होंने सूत्र भी दिया था EQ का, यानी शैक्षिक आयु का, जिसमें उन्होंने कहा था EA/CA इंटू 100। ये इन्होंने शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र भी प्रस्तुत किया था। तो ये आपको सूत्र भी याद रख लेना है। उसके बाद 27वां प्रश्न आपके सामने है। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों, भावनाओं और स्मृतियों पर आधारित है? अगर आपको इतनी सी बात अगर पता है तो आगे की बात भले आप छोड़ भी सकते हैं। तो आप मुझे बताइए किसने बोला होगा? सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने किस में बोला बताओ? व्यवहारवाद के तो वाटसन हो गए, ये टिचनर हो गए, ये वाइगोस्की हो गए। तो दिखती बात है सिगमंड फ्रायड किस में आ जाएगा? मनोगतिक सिद्धांत में आ जाएगा। तो मनोगतिक सिद्धांतों में ये बात बोली गई है। उसके बाद 28वां प्रश्न है। मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री MMPI-2 में कितने कथन हैं? टोटल कथन 5, 6, 7 हैं। तो 5, 6, 7 कथन के अनुसार यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? 500 आइटम से अधिक प्रकार के कथन हैं। ये मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित व्यक्तित्व के परीक्षण का एक पार्ट है MMPI-2। ठीक है। उसके बाद में अगला 29वां सवाल आपके 5 यूनिट से लिया गया है, जिसमें CCE का उल्लेख है। CCE के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, बिल्कुल सही है। इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। इसमें निदानात्मक मूल्यांकन नहीं होता, ये गलत है कथन। और इसमें औपचारिक अनौपचारिक दोनों होते हैं। तो दिखती बात है, ये हमारा उत्तर सही है 3 नंबर, कि इसमें निदानात्मक नहीं होता, बिल्कुल होता है, बच्चे का निदान किया जाता है। 30वां और अंतिम प्रश्न आज की जो टेस्ट सीरीज का है, जो आपके सामने मैंने रखा है। अनुभवात्मक शिक्षा क्या होती है? अनुभवात्मक शिक्षा बिल्कुल सरल प्रश्न है। 30वां प्रश्न आप सबके सामने रखा गया है। एक पाठ्यक्रम जिसमें अच्छी तरह से छात्रों के अधिगम परिभाषित होते हैं। एक शैक्षिक दर्शन जो इस विचार पर आधारित है कि अधिगम अनुभव के माध्यम से होता है। यह अनुभवों के माध्यम से अधिगम है, निरंतर अभ्यास से अधिगम है। तो लग रहा है कि सारे के सारे एक जैसे लग रहे हैं सर, लेकिन आप इस कथन को देखिए, अधिगम अनुभव के माध्यम से होता है। ठीक है। और यह एक कैसा है? दार्शनिक विचारधारा है। तो इसलिए याद रखना, अनुभवात्मक शिक्षण जो है वो कहीं ना कहीं एम्पिरिकल एजुकेशनल थ्योरी जो है वो जॉन लॉक के समय से कहीं ना कहीं चली आ रही है, जिसमें अधिगम को अनुभवों से जोड़ा गया है। अनुभव जो स्वयं फील किए जा सकते हैं या किसी से प्राप्त भी किए जा सकते हैं। तो अनुभवों पर आधारित शिक्षा की विचारधारा दार्शनिक विचारधारा है। ये दूसरा ऑप्शन सही तरीके से क्लियर करता है। बाकी चारों ऑप्शन सही है यहाँ पर, लेकिन सबसे जो क्लरिकल जो सबसे महत्वपूर्ण जो ऑप्शन है वो कौन सा है? सेकंड नंबर है। तो आज की क्लास जो है इसमें हमने इन 30 सवालों के बारे में बहुत अच्छे से समझा है। आशा करता हूँ आपको ये 30 सवाल और उसकी जो क्लेरिफिकेशन है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। समय को गंवाना नहीं है। ठीक है। ये 2 दिन होली के जो हैं उसमें भले आप एंजॉय कीजिए, लेकिन उसके बाद ये मत सोचिए कि 2.5 महीने दूर हैं तो हम निश्चिंत हैं। नहीं, 2.5 महीने
बहुत नज़दीक हैं, दूर नहीं हैं, ये समझ करके पढ़ाई कीजिए कि समय बहुत कम बचा है, इसलिए मुझे अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं। अगर आपने 5 दिन 7 दिन का भी ब्रेक ले लिया तो आप मैदान से बाहर हो जाएंगे और जो बाहर था वो आपकी जगह आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी स्थिति आने ही नहीं देनी है कि जिसमें हम अपनी तैयारी को बंद कर दें, रोक दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लगातार टच में रहना है, लगातार अपनी स्थिति को बनाए रखना है, ढील नहीं देनी है, ऐसी आशा मैं आपसे करता हूँ। तो धन्यवाद आज के लिए। बहुत अच्छे से होली मनाइएगा और ध्यान रखिएगा कि जितना हो सके पर्यावरण को स्वच्छ रखने की कोशिश कीजिएगा। कोरोना के अंतर्गत सावधानी बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से जो ये आसपास के जो मैं चीज़ें सुन रहा हूँ उस हिसाब से आप बहुत सावधानी से ये कार्य कीजिए, क्योंकि अभी लापरवाहियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसी कारण से हम जो है वो खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी न मार दें कहीं पे कि हम दोष दूसरों को देते फिरें, प्रशासन को दोष देते फिरें। लेकिन प्रशासन का काम अलर्ट करना था। उन्होंने टेलीफोन के द्वारा, टेलीकॉल के द्वारा किसी भी प्रकार से आपको अलर्ट कर रखा है, लेकिन अब आप उस चीज़ को अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रशासन की बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। यहाँ पर अब गलती अगर हमारी है, अगर हम घर पे जाकर के साबुन से हाथ नहीं धोते हैं, अगर हम मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं, हम दूसरों से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में कई बार हम सोचते नहीं हैं, ऐसे अकल्पनीय परिणाम भी हमारे सामने प्रस्तुत हो सकते हैं। तो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि हमें दूरदर्शी चिंतन रखते हुए और विज्ञान की सलाह मानते हुए कार्य करना चाहिए। मस्ती से होली मनाइए, आसानी से दबाव रहित रह कर के पढ़ाई कीजिए। आशा करता हूँ आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छे से समझ में आई होगी और किसी प्रकार की कोई भी शंका का समाधान करना है तो मैं निश्चित रूप से आपके सामने अवेलेबल रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।